स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फोर्थ टॉपिक एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले तीनों टॉपिक्स को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और वो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और मोस्टली लोगों का उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। लोगों ने वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया है। आज की वीडियो में भी मुझे यकीन है कि जो मेथड मैं आपको बताऊंगा इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है पहले से, तो इस लेक्चर के बाद वो कन्फ्यूजन ज़रूर रिमूव हो जाएगी। मेरा मेथड बिल्कुल ही आसान होगा और आपको इस वीडियो की ज़रूर समझ आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक की बात की, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ हमारा टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए एरर क्या होता है। एरर कहते हैं गलती को, कि एक आदमी जो है उसने कोई काम में गलती कर दी किसी भी तरीके से, तो उसको हम कहते हैं कि ये एरर हो गया। मिसाल के तौर पे अगर मेजरमेंट्स की बात करें, आपके पास एक कोई मीटर रॉड है, उससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं एक सिलेंडर की असल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आप 12 सेंटीमीटर बताते हैं, तो ये क्या होगा? ये एरर होगा कि आपने सही रीडिंग मेजर नहीं की। दूसरी चीज़ है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है कि आपको किसी चीज़ का यकीन नहीं है, आप 100% श्योर नहीं है, तो आप अनसर्टन है। मिसाल के तौर पे आप कॉलेज में पढ़ते हैं और आप सुबह कॉलेज गए हैं और आपने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स काउंट किए कि आज कितने आए हुए। अब आपसे टीचर ने पूछा कि कितने स्टूडेंट्स हैं आज बेटा, तो आप कहते हैं कि जी 80 स्टूडेंट्स आज हाजिर हैं। तो ऐसी सूरत में आप श्योर हैं क्योंकि आपने काउंट किया हुआ है, अनसर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप जो है वो आपने काउंट ही नहीं किया था और आपसे टीचर ने पूछा और आपने अंदाजे से कह दिया कि जी 75 से 85 तक लग रहे हैं मुझे, तो इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, कि अब आप पूरी तरह श्योर नहीं है बल्कि आपको 10 स्टूडेंट्स की अनसर्टेनिटी है, अंदाज़ा है आपका। तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जब आप पूरी तरह प्रिसाइजली 100% एक्यूरेसी से ना बता सकें। अब जो फिजिक्स में हम जितनी भी मेजरमेंट्स करते हैं वो कभी भी पूरी तरह से सर्टन नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर मौजूद होती है। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली एरर्स के ऊपर होगी, और ये नहीं कि मैं टॉपिक को स्प्लिट कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक बुक में बताया गया है इसमें भी, इस टॉपिक में अनसर्टेनिटीज़ का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है। एरर्स के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले जब भी एरर होता है तो गलती का कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। तो काज की बात होती है कि इसका काज कौन है, जिम्मेदार कौन है। मिसाल के तौर पे जहाज़ हवा में उड़ रहा था, एकदम से क्रैश कर गया। अब इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में क्या पूछा जाता है? यही पूछा जाता है कि जहाज़ क्या पायलट की गलती से गिरा या जहाज़ में कोई ख़राबी होगी तो गिर गया। उसी तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट में भी गलती दो तरह की हो सकती है। या तो जो बंदा मेजरमेंट कर रहा है वो उसकी नालायकी की वजह से जवाब गलत आ सकता है, एरर आ सकता है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट उसको दिया गया है अगर वो ठीक ना हो तब भी एरर आ सकता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, बहुत लायक है, उसको बड़ी अच्छी तरह मेजरमेंट्स करनी आती हैं, लेकिन आपने उसको मीटर रॉड वो दिया जिसके ऊपर डिजिट्स ठीक नहीं लिखे हुए थे और लाइनें ठीक नहीं लगी हुई थी, गलत जगह पे लाइनें लगी हुई थी, तो ऐसी सूरत में जवाब सही नहीं आएगा। तो उसमें उस बंदे का तो कोई कसूर नहीं होगा, वो तो उस इंस्ट्रूमेंट की गलती होगी, उस मीटर रॉड की गलती होगी, तो इसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। अब आगे जाके अब हम दोनों को तफसील में देखते हैं। सबसे पहले बंदे से गलती क्यों होती है? बंदे से गलती की पहली वजह होती है इनएक्सपीरियंस, कि एक बंदा जो पहली दफ़ा कोई मेजरमेंट कर रहा है, दूसरी दफ़ा कर रहा है, तीसरी दफ़ा कर रहा है, उससे गलती होने का चांस ज़्यादा है। जो बंदा एक मेजरमेंट को 100वीं दफ़ा कर रहा है, 50वीं दफ़ा कर रहा है, या कम से कम 70वीं दफ़ा कर रहा है, उससे गलती होने का इम्कान कम है। तो इन एक्सपीरियंस की वजह से बंदे से गलती समटाइम्स हो जाती है। दूसरा, उसकी तवज्जो ना हो, उसका बिहेवियर जो है उसमें केयर ना हो, एहतियात नहीं कर रहा, वो बस मस्ती में पड़ा हुआ है, तो उसकी मस्ती, उसकी जो है वो कोई हो और तरफ तवज्जो है, तो उस सूरत में भी जवाब गलत आएगा। तो उसकी केयरलेसनेस की वजह से भी गलती जो है वो हो सकती है, या उसकी निगलिजेंस कहेंगे इसको। अब इन दोनों में के साथ साथ और भी गलतियां हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसका मेथड ही मेजरमेंट का ठीक नहीं है तो भी जवाब गलत आएगा। अपने हमेशा सिलेंडर की जब अंदर पानी की मिकदार को मेजर करना होता है, तो सिलेंडर के अंदर पानी की मिकदार देखने के लिए हम हमेशा उसको अपने आई लेवल पे रखते हैं ऐसे, और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेंगे या बहुत ज़्यादा नीचे ले आएंगे तो जवाब ठीक नहीं आएगा। तो ये इनअप्रोप्रिएट मेथड है। लेकिन जितनी भी गलतियाँ हैं वो सारी इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक में आती हैं। मतलब अगर अब बंदे ने सिलेंडर सही जगह नहीं रखा हुआ, तो या तो वो पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको पता नहीं, इनएक्सपीरियंस है, या फिर उसकी नीयत नहीं ठीक, उसकी परवाह नहीं कर रहा। तो बेसिकली यही दो टाइप्स हैं एरर्स की। अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे? आप कैसे कोशिश करेंगे कि पर्सनल एरर ना हो? एक तो ये कि बंदे को एक्सपीरियंस दिलवाएंगे आप,
मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को लैब में आप प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे, उन्हें मौका देंगे एक्सपेरिमेंट्स करने का, उन्हें मौका देंगे मेजरमेंट्स लेने का। जब वो बार बार मेजरमेंट्स लेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर उनसे गलती नहीं होगी। तो ये एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, उनको काम करवाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। दूसरा ये है कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे खुद एहतियात करनी पड़ेगी, केयर का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो केयर करने से भी ये गलती जो है वो पर्सनल एरर वो कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम दूसरी गलती की टाइप पे, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कि मशीन में जो इंस्ट्रूमेंट है बंदे के पास, उसमें किस तरह की गलती हो सकती है जो कि जिसकी वजह से रीडिंग गलत आएगी। तो उसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं गलतियों की। एक उसमें होता है ज़ीरो एरर, कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको जवाब ज़ीरो देना चाहिए, वो ज़ीरो जवाब ना दे, तो ये ज़ीरो एरर होता है। और दूसरी होती है पुअर कैलिब्रेशन। इस पर आगे जाके बात करते हैं, पहले ज़ीरो एरर को देख लें। क्या आप देख लें कि ये आपके पास नज़र आ रहा है पिक्चर में कि ये आपके पास एक वेट मशीन है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई वेट इस वक्त नहीं पड़ा हुआ। अब इस असूली तौर पे इसको ज़ीरो रीडिंग देनी चाहिए, लेकिन ये ज़ीरो रीडिंग नहीं दे रही, ये कुछ रीडिंग दे रही है। मिसाल के तौर पे 2 रीडिंग दे रही है। तो ये इसके अंदर क्या है, ज़ीरो एरर है। और इसका करेक्ट करने का क्या तरीका होगा, ज़ीरो एरर की करेक्शन का क्या मेथड होगा। ज़ीरो एरर की करेक्शन का ये मेथड है कि जो बाद में आपके पास रीडिंग आए ना, उसमें से ये वाली रीडिंग माइनस करते हैं, तो ये ज़ीरो करेक्शन है। तो ज़ीरो करेक्शन करके आप इस एरर से निजात हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाद में आपके पास 62 अगर रीडिंग आती है ना, उसमें से ये 2 माइनस कर देंगे, तो असल रीडिंग जो आपकी वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी करेक्शन हो सकती है। दूसरी है, अब इस ज़ीरो एरर के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं पुअर कैलिब्रेशन पे। पुअर कैलिब्रेशन से पहले पता होना चाहिए आपको कि कैलिब्रेशन क्या होती है। ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये छोटी छोटी। तो ये जो लाइनें लगाई गई हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं कैलिब्रेट करना। और पुअर कैलिब्रेशन का मतलब है कि ये लाइनें सही ना लगी हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे देखें तो लाइनें उतनी अच्छी तरह नहीं लगी हैं, तो ये पुअर कैलिब्रेशन है। इसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। लाइनें वाजे ना हों तो हम कह सकते हैं कि ये पुअर कैलिब्रेशन है। इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लाइनें वाजे नहीं हैं तो कैलिब्रेशन पुअर है, और भी वजह से पुअर हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास यहाँ पे मीटर रॉड है, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आइडियल स्टैंडर्ड है, वो मैंने करेक्ट शो किया है। अब इसके मुकाबले में एक और मीटर रॉड आपके सामने शो करता हूँ, जिस पे लाइनें वाजे लगी हुई हैं लेकिन सही नहीं लगी। देखें, यहाँ पे फासला ज़्यादा, यहाँ फासला कम, यहाँ पे फासला जो है वो फिर बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है। मुख्तलिफ लाइनों में फासला मुख्तलिफ है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि कैलिब्रेशन ठीक नहीं हुई, पुअर कैलिब्रेशन। समटाइम्स ये होता है कि तमाम लाइंस में फासला तो एक जैसा होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक्चुअल 0 से 25 का ये फासला होना था, लेकिन यहाँ पे फासला ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में भी इसको पुअर कैलिब्रेशन कहते हैं। इसका हल क्या है कि आप रिकैलिब्रेट कर लें अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ। मतलब ये आपके पास एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है जो इसके साथ मैंने करेक्ट लिखा हुआ है। आप क्या करें, इसके ऊपर जो लाइंस हैं उनको मिटा दें, दोबारा से इसके सामने बराबर में रख के इसके हिसाब से इसके ऊपर लाइनें लगा लें, तो ये रिकैलिब्रेशन हो जाएगी, जिससे ये एरर दूर हो जाएगी। अब हम एरर की टाइप्स देखते हैं उसके इफेक्ट के लिहाज से कि एरर हो गया, इस बात को छोड़ें क्यों हुआ है, उस एरर से हमें किस तरह का नुकसान हो रहा है, उस लिहाज से हम एरर की 2 टाइप्स बना सकते हैं। पहली है रैंडम एरर और दूसरी है सिस्टमैटिक एरर। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें ये आपके पास करेक्ट वैल्यू है और आपने मेजरमेंट की और ये आपने 6 मेजरमेंट्स की। इन मेजरमेंट से जो आपके पास जवाब आया है वो हर दफ़ा डिफरेंट आ रहा है, कभी कम आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी थोड़ा सा कम है, कभी ठीक भी आ जाता है बाय चांस। तो इस तरह के एरर को हम जो है वो रैंडम एरर का नाम देंगे। इसको करेक्ट करने के लिए अगर हम देखें, अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें, इसकी करेक्शन करना चाहें, तो इसकी करेक्शन का क्या तरीका होगा। इसकी करेक्शन का तरीका ये है कि आपने इसके काज को नहीं समझना, आगे जाके इसके काज की भी बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन करेक्शन का आसान हल है कि आप इन तमाम रीडिंग्स की एवरेज ले लो। यानी आप लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लो, कम से कम 6-7 रीडिंग लो, उसके बाद आप उनको ऐड करके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर लो, एवरेज ले लोगे तो ये इफेक्ट तकरीबन रिमूव हो जाएगा, जवाब तकरीबन असल वैल्यू के करीब करीब आ जाए। दूसरी एरर की टाइप है सिस्टमैटिक एरर। इसमें क्या होता है कि आपके पास हर दफ़ा रीडिंग एक जैसी आ रही, लेकिन जवाब जो है वो असल रीडिंग से डिफरेंट है।
ऐसी सूरत में अगर आप 100 दफ़ा भी रीडिंग ले लो और उनकी ये 100 रीडिंग्स की एवरेज ले लो तो जवाब तो 12.55 ही आना है, वो 12.52 नहीं आएगा। तो इस एरर को कभी भी आप एवरेज लेकर रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये एरर क्यों हुआ है। तो आगे जाके समझते हैं कि ये दोनों एरर ये एरर क्यों होता है और फिर इससे कैसे निपटा जाता है। अभी तक हमने जो समझा काजेज़ के बारे में, एरर की टाइप्स काजेज़ के लिहाज से वो दो थी हमारे पास, और उसी तरह अफेक्ट के लिहाज से भी हमारे पास दो टाइप्स थे। अब हम इनको रिलेट करते हैं, यानी इनकी वजह समझते हैं। अगर रैंडम एरर की बात करूं कि रैंडम एरर क्यों हो रहा है और सिस्टमेटिक एरर की बात करूं क्यों हो रहा है, तो मुझे ये समझ आती है कि रैंडम एरर जो है वो या तो पर्सनल एरर की वजह से हो रहा होगा कि यानी एक बंदा जो है उसको रीडिंग नहीं लेनी आती। जब बंदा गलती करेगा तो वो हर दफ़ा एक जैसी गलती तो नहीं करेगा, वो हर दफ़ा डिफरेंट गलती करेगा। कभी रीडिंग कम ले लेगा, कभी ज़्यादा ले लेगा। तो पर्सनल एरर की वजह से क्या काज होता है, मोस्टली रैंडम एरर होता है। तो रैंडम एरर की एक वजह पर्सनल एरर भी होता है। दूसरी इसकी वजह अगर देखें तो बहुत सारी अननोन रीजंस भी होती हैं जिनको कभी भी आप मालूम नहीं कर सकते, वो भी रैंडम एरर में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। अगर आप पर्सनल एरर तो चलो आप कम कर लोगे, आप केयरलेसनेस ख़त्म कर दोगे, आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, ये लेकिन ये अननोन रीजंस जो हैं ये भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं रैंडम एरर में। इनको आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको आपके जो मेजरमेंट होनी है उसमें रैंडम एरर आना ही आना है और आपको उसके लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके उसकी एवरेज लेनी पड़नी है। जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो कभी भी आप एक रीडिंग नहीं लेते, कभी आप 3 रीडिंग लेते हो किसी एक्सपेरिमेंट में। किसी एक्सपेरिमेंट में जी की वैल्यू फाइंड करनी है, आप 5 रीडिंग्स ले रहे होते हैं। क्यों लेते हो ज़्यादा रीडिंग्स? ताकि ज़्यादा रीडिंग्स के बाद आप एवरेज वैल्यू ले लो जी की और रैंडम एरर जो है वो रिड्यूस हो जाए इस तरीके से। अब उसके बाद आपका जो सिस्टमेटिक एरर है जो हर दफ़ा एक जैसा है, वो हमेशा इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है, जो किसी आले में ख़राबी है, मिसाल के तौर पर आपका वर्नियर कैलिबर में 0 एरर है, पुअर कैलिब्रेशन कुछ भी है, वो ही हमेशा सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस करता है। तो सिस्टमेटिक एरर को अगर आपने रिमूव करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिमूव करना पड़ेगा, जो मैंने वीडियो में पहले बता दिया कि इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे रिमूव करते हैं। अब आप देखो तो आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर और सिस्टमेटिक एरर तो एक ही एरर बन गया ना, इसको बुक में सिस्टमेटिक एरर का नाम दिया। लेकिन रैंडम एरर और पर्सनल एरर में डिफरेंस आ गया थोड़ा सा, क्योंकि पर्सनल एरर की वजह से रैंडम एरर होता है, लेकिन रैंडम एरर सिर्फ पर्सनल एरर की वजह से नहीं हो रहा होता, इसकी और भी रीजंस होती हैं, अननोन रीजंस। इस लिहाज से मेन जो एरर की टाइप्स बनेंगी वो 3 टाइप्स बनेंगी, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और पर्सनल एरर। अगर पेपर में आपसे पूछी जाए टाइप्स ऑफ एरर तो आप पर्सनल एरर चाहे ना बताएं, आपने रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर जरूर बतानी। अब स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि पेपर में हमने लिखना क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखना है। अगर आपसे पर्सनल एरर के बारे में पूछा जाए, आपने अंडरलाइन वाला पोर्शन ज़रूर लिखना है, बाकी आपकी मर्जी हो आप लिखो चाहे ना लिखो। अगर आपसे रैंडम एरर के बारे में पूछा जाता है तो आपने अगर सिर्फ अंडरलाइन वाला पोर्शन लिख रहे हो आप, तो फिर आपने ये अननोन ज़रूर लिखना है साथ। और अगर आप सारा लिख रहे हो तो फिर अननोन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में सिस्टमेटिक एरर, चाहे तो अंडरलाइन वाला पोर्शन लिख दो और ये यहाँ से इतना बाकी छोड़ दो जो अंडरलाइन नहीं है, और चाहे तो ये सारा लिख लो, तो ये आपके ऊपर है। पेपर में ज़्यादातर टाइप्स ऑफ एरर पूछी जाती हैं, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसमें रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर के बारे में आपने बताना होता है। लेकिन सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक, पेपर की स्कीम तक नहीं आपने रहना होता है, आपने हर चीज़ को लर्न करना होता है, क्योंकि MCQs होते हैं, आगे आपने कंपटीशन में जाना होता है, बहुत सारी जगह पे आपका नॉलेज रिक्वायर होता है। प्लस मेमोरी के लिए भी, जब तक आपको समझ ना आए, पूरी तरह पता ना हो चीज़ों का, आप कॉन्फिडेंट तरीके से याद भी नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको भी अटैम्प्ट करना होता है। तो सारी चीज़ों के लिए आपको एक कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट भी आपका होना बहुत अच्छी बात होती है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी जो है वो शायद बहुत अच्छा तरीका नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।